अब कोई ऐसी अपनी जान हल्कान करे वो तो मुकम्मल अपना गुस्से से दिखाए दिखाए और कुछ किए बगैर अपने कपड़े चेंज करने चला गया। साथ ही वापस आकर बेड पर लेटा, वो अभी भी बेड के कोने पर पाँव नीचे लटकाकर अफसरदा सी पड़े बैठी नजर आ रही थी। मुकम्मल ने इसका हाथ पकड़कर अगले ही पल अपनी जानिब खींचा और अचानक हमले पर इसके सीने से लग गई थी। चलो सोते हैं, इतना कहकर इसका नाजुक सरापे को अपने दोनों बाहों के आसार में जकड़ के गया था। हम पहली बार सो रहे हैं ना, इस तरह जहर महसूस कर सकती थी। इसकी बाहों के आसार में सोना एक बिल्कुल नया एहसास था इसके लिए। इसके जिस्म के जो सनसनी थे वो उसे लट कर रहे थे कि वो इस तरह रेस के साथ सोने की आदी नहीं है। यह जो हो रहा है ये पहली बार है। हाँ, हम कबल ने किसी तस्दीक की। ज़हन में आया कि ये सवाल पूछ के पहले कभी इस तरह क्यों नहीं सोए। वो तो 3 साल से मियाँ बीवी हैं, लेकिन फिर ये सोच कर झटक दिया कि कहीं कोई पुरानी तलब याद ना जुड़ी हो, इससे जो इसे अफ़सरदा कर दे और वो दूर हो जाए। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, अभी तक वो कमज़ोर एहतजाज कर रही थी। सुबह का लेना भी ऐसे तो आशीष के कान में वो बड़ी आवाज़ में ज़ोया को लगा था इसे नींद नहीं आएगी, मगर इसके चौकों के बिल्कुल बरक्स हुआ तो कुछ ही लम्हा बाद ही सो गए थे। वो भी इतनी गहरी नींद की इसे खबर ही ना हुई कि मुकम्मल इसकी जुल्फ़ों से खेल रहा है। उसके दोपहर के लंच का वक्त था। इस वक्त अक्सर ज़ोया इसके कैबिन में बैठी हुई मिलती जब वो मीटिंग से वापस आता, मगर आज इसे ना पाकर वो चौंका। पूरे महीने में ये पहली बार था जब ज़ोया इसके लिए लंच न लाई हो। तो अपने काम में मसरूफ़ होने जाना चाहता था, मगर गैर इरादी तौर पर इसकी निगाहें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थी। वो फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। इसे लगा ज़ोया आई होगी, लेकिन वो कब से दोबारा नॉक करने लगी। हम कमिंग उसकी जवाब देते ही वसी कैबिन में दाखिल हुआ। वो काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। सर ज़ोया मैम, वसी ने आते ही बोलना शुरू किया, मगर ज़ोया का नाम लेते ही वटका इसने अपना इर्द-गिर्द तंग होता हुआ महसूस हुआ। क्या जो अरेज़ अबरू छुपाकर पूछ रहा था, वसी का चेहरा ही बताने के लिए काफ़ी था कि कुछ हुआ है। पर वो ज़ोया मैम को मिस अंजिला ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। इस विद्यालय में बेतरतीब लफ़ज़ से जो था खुद इसके मुँह से डर के मारे। वो बस इसका बताना था कि मुकब्बल की डर की आँखें रंग बदल गई। पूरे 1 दिन बाद जाकर होश आया था इसे। जब इस लड़की ने इसकी आँख खोली तो इसने अपने छोर के लाल कमरे में किसी को ना पाया। रेस की पीठ थी लड़की की जानिब। वो खिड़की से बाहर की जानिब देख रहा था। इसके दोनों हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए थे। होश आ गया तो मैं ज़ोया पीछे देख ही रही थी कि मुकब्बल की जानिब से सवाल किया गया। पीछे मुड़ा। हाँ, वो अपना सर पकड़ कर बैठते हुए बोली। ज़ोया इसके सर पर सफ़ेद पट्टी बांधी थी। काफ़ी चोट आई थी इसके हाथ-पाँव और सर में। अरेज़ इसकी जानिब पलट कर बहुत आस्ते से चलता हुआ आया था। इसका हर कदम बहुत बहुत भारी था। न जाने क्यों ज़ोया को अपने इर्द-गिर्द हवा तंग महसूस हुई। अरेज़ मलिक के इर्द-गिर्द जैसे काले बादल छाए हुए थे। अपना मकसद हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। ज़ोया अक़सम चौधरी अरेज़ के करीब आकर दोनों हाथ इसके इर्द-गिर्द तकिए पर जमाकर इसे बीच में कैद कर सनमई आँखों में गिरे आँखें गाड़ते एक-एक लफ्ज़ दबाकर पूछ रहा था। वो इतना नज़दीक था कि इसकी गर्म सांसें ज़ोया के होंठों पर मिस हो रही थी। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो खासे मासूमियत से उलझते हुए लहजे में साथ जवाब हुई। तुम्हें क्या लगता है ज़ोया? तुम्हें एक बहुत अक्लमंद पैदा हुई हो दुनिया में, क्या तुम्हें कुछ भी करती हो फिर होगी और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इसकी ग्रें आँखें इस कदर डार्क थी कि ज़ोया को अपना सांस रोकना महसूस हुआ। इसकी शार्प निगाहें जैसे जिस्म को चूरती हुई इसकी रूह तक में प्रवेश हो रही हों। इसकी आँखें इस कदर खतरनाक थी कि बंदा इन आँखों के खौफ से ही मर जाए। तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घबराकर पीछे की जानिब अपना सर गिराकर फासला कायम करने की कोशिश करते इस में से खास कर इस्तफसार कर रहे थे। मुबारक हो। वैसे अंजिला जेल में इस वक्त अरेज की तंजीह कहते ही ज़ोया इसकी आंखों में एक लम्हा किसी चमक सी उभरी, मगर वो यूं गायब हो गई जैसे कोई वहम हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने इसे कहा हो कि मुझे सीढ़ियों से धक्का दे। ज़ोया फौरन एक गुफ्तगी से बोली। ज़ोया अक़सम चौधरी के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं। अंजिला जैसी बेवकूफ़ औरत को उकसाकर अपना काम निकलवाना। हैरत से ज़ोया ने इसकी बात सुनते ही हैरत से इसे देखने लगी। मैं मुझसे मत बैठी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस सिद्धांत का बहुत फर्क छाया है। वो बेयकीनी के आलम में मुकब्बल की आंखों में झांकते हुए इस्तफसार कर रही थी, जिसके जवाब में वो हल्का सा तंजिया मुस्कुराया और मजीद इसके चेहरे पर झांका। झुका, तुम शुरू से ही गेम खेल रही हो मेरे साथ।
मेरे ख्याल से देख के आना। मेरे लिए खाना लेके आना, लोगों को दिखाना कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम अब तलाक नहीं हो रहे हैं। मुझे पता है कर रहेगा तो मैं खाने के लिए तो पार्टी अपना इस तरह से फिर मैं लोगों से ये टास्क करने के लिए नहीं आने कि जो कोई तुमसे बताएगा ये पहुंचेगा तो मेरे लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास आंटी हॉस्पिटल को चुनना जो इस वक्त पार्टी में मुझे जब अगर तुम यहाँ पर नीला को बताओ और इन्हें घबरा जाए इन पर प्रेशर के रेस में लेकिन रिपोर्टर में ये बात पहले जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एसएमएस अरेज मतलब मुझसे एक्शन ले लिया ताकि मैं यहाँ पंचम जिला जेल जा चुकी हो अदा कर रहा था जब तक वो बोलकर पूरे कमरे में आलोक आ गया। यह इसका सीन चेहरा जिसमें बर्फ के साथ पड़ रहा था कुछ देख कर रही थी अकेले ही लम्हा हुआ ध्यान से मुस्कुरा दी। इससे उम्मीद नहीं थी कि प्लान को समझ जाए काफी लगे इस प्लान को जाने में तब तक मंजिला को पट्टे लगवा देगा जेल में जैसे इसने लगवाई थी किस्मा को। अब जब वो पूरा प्लान समझ ही गया था तो मेरी ड्रामा भी तुम बहुत जहनी हो मुस्कुराते हुए सकते हैं इसके देने से तारीफ कर रही तो जब तुम कब्र का दिल अंदर तक चलकर खाक हुआ तो तुम्हें ये नहीं हमारे साथ काम करने की नहीं चाहिए थे बहुत कुछ था इस नौजवान को बड़ी आवाज़ में मगर कब्र ने खास तवज्जो ना दी और जहाँ तक तो मुझे पता है उन्होंने वो लोगों से सुना है मैं डैडी 3 साल से ये काम करें और इतना जितने की कोशिश करें मगर नहीं जीत सकते काम मैंने 3 साल में नहीं कर सकता चिन्ना में कहाँ से जाएगा यहाँ पर वैसे ये दुनिया था करे जिन्हें पुलिस का चेहरा देख कर रह गया मैंने इसको वतन से किया था ताकि तुम अपने प्लान अंजाम दे सको और मंजिला को दिल पहुँचा जिसका सिम काम है मैंने जान लिया कोशिश की थी क्या मैं ऐसे ही माफ़ कर दूंगी ये तुमने सोच भी लिया कैसे आखिरी जुम्मे को कैसे आंखों में ज्वालामुखी फूट रही थी मैं कबर कुछ सहने तो किसी यूं तकता रहा जोया को महसूस करता जैसे आंखों से आग की चोली निकल रही है इसने यही मान किया कदम कुछ सुनाने पर गुस्सा हो रहा इस लड़की ने इतना बड़ा प्लान बनाते हुए एक बार भी अपनी सेफ्टी के मतलब नहीं सोचा लेकिन ये क्या रेंज में दूर दूर तक नहीं आता कि रेज इस बात पर भी तो गुस्सा हो सकता है कि वो आता भी क्यों इसके अंजीला और रेज मलिक जैसे शख्स के लिए मेज क्या मिलती ही कब जो इसके चक्कर में भूले और गुस्सा करे नहीं इसने यह सोचा कि गुस्से की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसने संभाल के रेज की फीलिंग्स का अपने प्लान में रखने में गलती किसने नहीं किया कि रेज मलिक अपना ऑफिसर दे रहा था इसे एग्रीमेंट को निभाने के लिए शादी कराने के रेज ने अपने सामने बैठी सांगठी लड़की को देखते हुए होकर ध्यान से मस्जिद को बात की बता दी वो भाई की जाने चल गया था सही नहीं था कि अभी बात है क्योंकि में बाहर निकला था नहीं लगा वो बिल बैठेगा इसके कमरे से जाते ही वो आराम से लेट गई थी हॉस्पिटल से चार्ज मिला तो सिर्फ नहीं आंटी लेने आई गाड़ी में इसे वसी ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा नजर से क्या वहाँ वो आने का मतलब साफ था कि नहीं था हर मंत्रा शेरनी आंटी ने इसे मुंह बना कर दिया जैसे पीने के बाद वो दवाई खाकर आराम से सोने चली गई रात में जल्दी सो जाना सुबह ही सो गई थी सुबह फजर के वक्त जब आँख खोली तो देखा वो अकेली अरेज घर नहीं आया था पूरी रात को फिर से याद आया एग्रीमेंट टूट गया है न जाने क्यों दिन में उदासी हो गई इसे अच्छे से जनता रेस नहीं आएगा घर में पूरे दिन अकेले क्या करेगी बैठकर 1 महीने इसने पूरे रेस के करते हुए गुजारा था इसलिए अभी हाल शिद्दत से महसूस हो रहा था फैसला किया कि बुटीक ज्वाइन करेगी अपना वैसे भी याद नहीं तो कल रेस तलाक देगी घर से निकाल देगी इसलिए बेहतर ये कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो दे और तैयारों के नीचे उतरी थी शीनी आंटी से इसे देखते ही इसे निकले मतलब पुरानी यादें में खो गई अक्सर इस तरह एक्सीडेंट से पहले सीढ़ियों
जगता हुआ देखा करती थी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह सीना जमील रेनबो रंग के टिश्यू के कपड़े की कुर्ती जो सादी थी मगर खूबसूरत व्हाइट कलर की जीन्स से बटन की थी। वो लड़की अक्षात को खुला रखा था जिन्हें वो उंगलियों से कभी सीधे कंधे पर डाल रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए तो कभी सीधी कलाई पर व्हाइट रंग की खूबसूरत सी निब वाले नाजुक ब्रेसलेट नजर आ रहे थे। पाँव में ऊंची हील की सैंडल। उसकी सैंडल की आवाज लॉन्च में एक अलग ही टिक टिक का शोर बर्पा कर रही थी। अपने ग्रे फुल अंदाज में आकर पैर खिसकाकर जब डाइनिंग टेबल पर बैठी जैसे नोट कहती श्री आंटी की निगाहें कुछ उनकी निगाहें इस पर जमी है। श्री आंटी जल्दी नाश्ता दे मुझे निकलना है। इसके कहते ही वो होश में लौट और फौरन ही किचन के जाना इस बात में सरलाती बढ़ गई। शायद जोया को खबर नहीं थी कि वो इतनी खूबसूरत थी कि आदमी तो आदमी वास्तव के उसी पर छा जाती है। नाश्ता करते हुए फौरन ही अपना परस लेकर बाइक ले जाने चल दी। वो भी ठीक आ रही थी। ये बात पहले इसने बिस्मा को बता दी थी। यही वजह थी कि जब वो ठीक पहुंची तो बिस्मा ने इसका वेलकम करने के लिए केक मंगवा रखा था। पूरे एक हफ्ते इसका काम में गुजरा। इस दौरान घर एक बार भी घर नहीं आया और न ही इसने कॉल या मैसेज किया। जोया का बुटीक बहुत छोटा सा था। वो लेडीज के कपड़े डिजाइन किया करती थी। जोया ये देखकर मिस्र राम शेख खानदान की बहू और अल्ताफ हुसैन की बीवी जो अभी लंदन से वापस लौटी उन्होंने कहा अपने भाई की शादी के लिए हमसे अपना ड्रेस डिजाइन करवाने का कहा मगर उनकी शर्त ये कि तुम खुद उनके घर जाकर इनका मेजरमेंट लो। और वो कह रही वही नहीं आएंगी। बिस्मा आज एक्सीडेंट होकर ये न्यूज़ दे रही थी जैसे जैसे जोया बहुत मौका तो नहीं तलाशती कि कोई वीआईपी कस्टमर नहीं मिल जाए जिसके जरिए वापस क्लास के लेडीज के कपड़े डिजाइन करना शुरू कर सके। उसके बाद जोया तो अभी से इमेजिन कर रही थी कि उन्होंने शेख खानदान की बहू का ड्रेस डिजाइन किया जो ब्राजील के जाने माने बेहतरीन लोग यहाँ ड्रेस पहनकर मिस्टर राजा हीरा शादी में गई और वहाँ पर मुझे मेरी अपर क्लास होती इनसे पूछ रही हैं कि इन्होंने किससे डिजाइन करवाया था इतना खूबसूरत ड्रेस। जिनके बच्चे का आगे वीआईपी कस्टमर्स की लाइन लग गई जैसे बिल्ली को ख्वाब में चिड़ियों के नजर आते वैसे इन्हें दिन दहाड़े ख्वाब नजर आ रहे थे। जोया वाकिफ थी इन अपनी आंखों के बहुत नखरे होते हैं इसलिए बगैर किसी चिटचाट के फौरन ही इनके नाप लेने इनके घर पहुंची। सुनिए आपकी चाबी। जोया भी मेन दरवाजे से दाखिल हुई थी कि एक 30 साल नौजवान बाल की जान निकलने लगा। वो पैंट शर्ट पहने हुए था। जोया ने इसकी जानब नहीं देखा। इसने बस ये देखा कि जमीन पर चाबी गिरी हुई थी। इसने फौरन चाबी उठाकर उसने इस शख्स को मुतवज्जो किया। उसे चाबी देने के बाद जोया फौरन ही अंदर की जानिब चल दी थी। फिर इसने पलट कर नहीं देखा। जोया अंदर की जानिब दाखिल हुई तो लॉन्च में इसे कोई नजर न आया। 2 मिनट तक वो यूं ही घड़ी पूरे घर में मुआयना करती रही। इसे कोई मुलाजिम भी नजर नहीं आ रहा था जिससे बात कर सके। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि सामने से जैसे पी नीचे उतर कर आया और सफेद पप्पी वो सफेद रंग का छोटा सा बच्चे का था। वो इसे दिखते ही डर कर पीछे हुई। वो करता हुआ आते ही फिर जोया को दुआ इसके साथ हाथ पर काटा। इसकी सूरत जो रंग पर पप्पी ने अपने दांत खड़े गड़ दिए थे। जोया तकलीफ की शिद्दत से रहते हुए चीखने लगी। चिड़ियों की शिद्दत इस कदर थी कि आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन अपने हल्के हाथ से इस पप्पी की पीठ के गाम पर जोर से हाथ मारा खुद ही से दूर गिरा जिसके सबब वो दूर जाकर फर्श पर गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शू नो को हाथ लगाने की। जब जोया चीख रही थी तब वहाँ कोई नहीं था लेकिन जैसे जोया ने इस पप्पी से दिखाया वो भी सेल्फ डिफेंस के तौर पर वैसे ही सीढ़ियों से उतर के एक नमदार हुई जो लाल रंग के कपड़ों में आवाज से इसने आते ही इसको फिर पप्पी को अपनी गोद में उठाया और जोया की जानिब देखकर आग बगल कर चीखने लगी। मैंने हाथ नहीं लगाया। हार के पप्पी ने मुझे काटा। ये देखे जोया ने फौरन अपना हाथ आगे किया जिस पर कुत्ते के काटने के निशान अलग ही नुमाया थे। वो दर्द से करा रही थी। अभी तक इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर मुकब्बल खड़ी वो औरत सिर्फ अपने कुत्ते के लिए हमदर्दी दिखा रही थी। पहले तुमने अपने अदाओं से मेरे शोहर को बहकाने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने देखा नहीं कैसे तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरी बातें कर रही थी भाई। और फिर जब मेरे शोहर ने तुम्हें भाव नहीं किया तो अपना फ्रस्ट्रेशन अंदर आकर तुमने मेरे शोहर के होने पर निकाला। तुम शायद जानती नहीं हो मुझे हीरा नाम है मेरा। वो औरत तहस के आलम में खासा मकरूर लहजे में बोली एक्सक्यूज मी आप मुझे पर कम खा के इल्जाम लगाए। मैं सिर्फ आपके शोहर को चाबी दे रही थी। हमने कोई बात नहीं की। इसके अलावा आपके कुत्ते ने मुझे खुद सामने से आकर काटा है। जैसे सामने वाले का मुंह नोच ले। पहले तो इसके कुत्ते ने इसे काटने के बजाय इस पर कोई स्टैंड लेने या माफी मांगने की वोल्टा इसे कसूरवार ठहरा रही थी और रात सा इसके किरदार पर ये भी किचड़ सामने पर उतर रही थी। एक मामूली सी बुटीक ओनर हो तुम
एक खानदान की बहू को आंखें दिखा रही हो। तुम रुको अभी यहीं, मैं अभी अपने वकील को बुलाती हूँ। तुम पर केस करवाऊंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बंद करवाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शानों को हाथ नहीं लगाने की। इस पागल औरत के पास जया का खून जल गया था। आप पागल वागल हैं क्या? आपके कुत्ते ने मुझे काटा और उल्टा आप मुझे ही धमकी दे रही हैं। जोया ने जज्बा होकर चीखी। पहले मेरी शानों को मारा और अब मुझे पागल कह रही है। तुम्हें तो मैं भी बताती हूँ वो लड़की कैसे बहरा जोर से अपने मुलाजिम को आवाज देने लगी। बस कुछ ही देर गुजरे से कि इसका वकील वहाँ आन पहुंचा था। जोया के हाथ पर कुछ करने का इंसान साथ जाहिर था, लेकिन समैया को तो अपने क्लाइंट की बचाना है था, इसलिए वो जोया को फौरन अस्पताल लेकर चल दिया। हमने इसे ये क्यों लाए हैं, हम क्यों इसका ट्रीटमेंट कराए कर रहे हैं? इसने मेरे शब्दों को मैया ये शेख ना सिर्फ खुदा का खाजन है बल्कि इसका वकील भी था। मेरे अतियात मुसलसल चीख रही थी। यकीनन अपने ताजी नासिर जोया को अपने प्रेशर में लेकर ढूंढने की तशरीह में लगी थी। जोया को अपना बटीक बहुत प्यारा था। वो जानती थी कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं, क्योंकि मुकम्मल एक बहुत बड़ा खानदान की बहू है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। देखो मिस जोया, आपने मेरे क्लाइंट के घर में घुसकर इनके पालतू बेड पर हमला किया। हम चाहते हैं तो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। चाहते के बाद बड़े मामला जब बातों से हल हो सकता है तो क्या जरूरत है फिर पुलिस को इन सब में? फिर पुलिस को में इन्वॉल्व करने की और ने कि आपको क्या काम करें। तना की मेडिकल फीस ले दी जाए। बस संगठन में के वाकई में लोग हैं जिनसे वो नहीं सकती। इनकी इमेज भी समझ से बात है। आपके क्लाइंट के कुत्ते ने मुझे काटा है, बजाय मुझसे माफी मांगने का घर चले जाओ चुपचाप, क्योंकि आपने मेरी हॉस्पिटल की फीस पे करना है। तो के लिए फीस तो आपको वैसे भी पे करनी थी, उसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि आप अपने क्लाइंट से कहें मुझसे भी सबके सामने माफी मांगिए। जो गरीब होने के बावजूद अपनी बात पूरी फैमिली के साथ उनके सामने रख सकती थी जो सही थी। मैं तुमसे माफी मांगूंगी अगर आप भी बर्बाद लाने में। इसका बस नहीं चल रहा था। जोया के बाल तक नोच डाले। हिला रिलैक्स में बात कर रहा हूँ मैं। समीर ने इसे मुश्त करवाया। ऐसा नहीं है कि समीर जोया को जानता नहीं था, बच्चे से वाकिफ था। के सामने खड़ी और अपने सारे में लिखा है। यही वजह थी कि वो मामले को बढ़ाने नहीं चाहता था और चाहता था जल्दी जल्दी इस मामले को निपटा दे। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ इसे जेल में डलवा दूँ। पहले तो ये मेरे कदरीले प्रोड्यूसर को थी। जब मैंने इसे नंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर रही थी, मेरे सारे मिजाज में डुबाया और इसने मेरी शोमा को भी मुक्का ये भी मारा। तो अपने कानों पर हाथ लगाने लगी थी कि की झूठ सुने। वो औरत तो जैसी कोई दिन व ईमान ही न रखते हुए एक के बाद एक झूठ बोले जा रही। वो जया को अच्छे से लमसा कि इसके मुलाजिम ने इसका साथ दिया, चाहे वो कुछ भी बोले। प्लीज जया, मेरे क्लाइंट के पास गवाह मौजूद था। मैंने इन्हें धक्का दिया, साथ ही इनके पास पेट को भी लात मारकर तकलीफ पहुंचाई है। मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा था इस कुत्ते को जो है। और मगर मारो तो था ना। मेरे लिए क्लाइंट के पास गवाह है, सुमीर ने खाते हुए कहा। तो जोया दान पिसते हुए सिर ढकने लगी। देखिए मामला बराबर हो चुका है। मेरे क्लाइंट के भी शायद को मारे जिस गवाह मौजूद है हमारे पास। आप कहती हैं कि आपने डिफेंस में मारा। मान लिया हमने बदले में आपका ट्रीटमेंट करवा दिया। अब इस मामले को मुझे बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छी बात है तो भी एक अच्छे घराने की लड़की है। पुलिस में यह बात कि आपकी बदनाम होंगी और मेरा क्लाइंट भी परेशान होगा। इसलिए हम यही बात करते हैं। तो मैंने जब बरम से कहा कि मामला खत्म किया तो सुहाने से भी बस मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो वकील करती फिर से मामले के लिए फिर सामने खड़ी औरत एक उनकी बहुत वो जानती थी पैसे में कितनी ताकत है, वो नहीं लड़ सकती थी इससे।